सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नैब कवानीन में तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद धोखाधड़ी, फ्रॉड और दीगर नैब केसेस के मुल्जिमान ने केसेस खत्म कराने के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया है। अदालत से रुजू करने वाले मुल्जिमान का मौक़िफ़ है कि ऑर्डिनेंस के बाद अब उन पर चलने वाले केसेस में नैब का दायरा इख्तियार ख़त्म हो गया है, इसीलिए केसेस ख़त्म किए जाएं। इसके साथ ही LNG रेफरेंस के शरीक मुल्जिमान ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा की है, लेकिन नैब ने रेफरेंस ख़त्म करने की मुखालफत करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि काबीना के फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया है वो 6 अक्टूबर के बाद आने वाले फैसलों पर होगा, जिस पर एहतसाब अदालत ने नैब और मुल्जिमान के वकला से 26 अक्टूबर तक इस सिलसिले में जवाब तलब करते हुए रिमार्क दिए कि बताया जाए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद LNG रेफरेंस का ट्रायल होगा या नहीं, इस ऑर्डिनेंस से किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा। इस पर नज़र डालने से पहले ज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान का 2019 में चीन में किया गया वो खिताब सुन, जिसमें उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा था कि काश वो भी चीन की तरह करप्शन के खात्मे के लिए पाकिस्तान के 500 करप्ट अफराद को जेलों में डाल पाते, लेकिन मुल्क का कानून उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने, ज़रा सुनिए। The other thing I've learned from China is the way China has tackled corruption. President Xi Jinping's one of his biggest crusade has been against corruption. That some 400 people, ministerial level people in the last 5 years have been convicted on corruption and put behind jail. So I wish I could follow President Xi's example and put 500 corrupt people in Pakistan in jail. Unfortunately, we have a very cumbersome process, and so we hope in time we will improve it. वज़ीर आज़म हमेशा से एहतसाब की बात करते हैं और इसके लिए वो बहुत संजीदा भी दिखाई देते हैं, जिसके लिए अब हुकूमत की जानिब से नया ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिसमें हुकूमत ने वफाकी काबीना, ECC और दूसरी कमेटियों और फोरम्स को नैब के दायरे इख्तियार से खारिज करके हुकूमती अहदेदारों को रिलीफ दे दिया है। कारोबारी अफराद के टैक्स मामलात को नैब इख्तियार से निकाल कर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इसी तरह निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को एहतसाब के कानून से इस्तिस्ना दे दिया गया है, जो ये वाज़े करता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिन 500 अफराद की बात कर रहे थे, उन 500 अफराद में कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई कारोबारी शख्स या ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं होगा। शायद इसीलिए अपोजिशन ऑर्डिनेंस को हुकूमत का NRO कह रही है। अब इस ऑर्डिनेंस से किन अपोजिशन रहनुमाओं और किन हुकूमती अरकान को रिलीफ मिल सकता है, ज़रा इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त एहतसाब अदालतों में 3 तरह के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, आमदन से ज़ायद असासों और निजी कारोबार से मुताल्लिक केसेस शामिल हैं। नए ऑर्डिनेंस की वजह से आमदन से ज़ायद असासाजात के मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा, लेकिन इसी ऑर्डिनेंस से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुताल्लिक मुकदमात में वफाकी और सूबाई काबीना और दूसरे हुकूमती या सरकारी फोरम्स पर किए गए फैसलों को इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। तो नए ऑर्डिनेंस से सिर्फ हुकूमती अहदेदारों का ही नहीं बल्कि कुछ अपोजिशन रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुकदमे में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस केस में फैसला साजी के बायस कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को LNG टर्मिनल से मुताल्लिक मुकदमात में फ़ायदा मिल सकता है, जबकि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी है, जिसमें उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। इसी तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर को बाज़ केसेस में इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ इल्ज़ामात में नैब की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया हुआ है। इसी तरह निजी कारोबार को मिलने वाले इस्तिस्ना की वजह से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक को रिलीफ मिलना भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उन पर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में घपलों के इल्ज़ामात हैं। तो अब इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद हुकूमत अपने अरकान को तो रिलीफ दे ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई बड़े रहनुमाओं को रिलीफ मिल सकता है। अब इसको पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत इन तरमीम को बाकायदा तौर पर मंजूर भी करवाना चाहती है। फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को भी अगली
तौसी दिलवाना हुकूमत चाहती है, लेकिन अपोजिशन बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह चुकी है कि वो इसके खिलाफ जाएगी। अब इस सिलसिले में क्या हुकूमत और अपोजिशन एक बार फिर आमने सामने आएंगी, फिर कोई महाज़ाराई इस मौजू पर हो सकती है, इसी सिलसिले में बात करते हैं। एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। वज़ीर आज़म तो हमें बताते थे कि एहतसाब का मॉडल वो होता है जो चीन में अपनाया जाता है, वो उस एहतसाब के मॉडल को पाकिस्तान में लाना चाहते थे, लेकिन ये जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, नैब के इख्तियारात तो बहुत कम कर दिया। एहतजाज साहब, ये हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया है या अपोजिशन के लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा हो गई हैं इससे? नहीं, हर किसी को जिस पे इल्ज़ाम लगेगा, जो इल्ज़ाम टैक्स मैटर्स में उसको समझा जा सकेगा कि ये टैक्स मैटर है और ये नैब के तहत नहीं आता, वो हर किसी के लिए आसानी होगी। बाकी सिविल सर्वेंट्स के लिए आसानी तो बहुत देर से मांग रहे थे वो, और जो आसानियाँ दीगर मामलात में हैं वो भी बहुत देर, वो तो अपोजिशन भी मांग रही थी। सिर्फ झगड़ा तो बुनियादी तौर पे जस्टिस जावेद इकबाल की तोसी मुद्दत मुलाजमत की तोसी पर था। इसका तो फ़ायदा दोनों को हो जाएगा, नवाज लीग को भी हो जाएगा और पीटीआई के कुछ जो सरकर्दा नामवर शख्सियात हैं उनको भी हो जाएगा। तो एतजाज़ साहब, ज़ाहिर जावेद इकबाल साहब की दोबारा तैनाती के लिए या किसी नए चेयरमैन नैब के लिए कंसल्टेशन ही हुकूमत ने अपोजिशन से नहीं की। ये वो तरामीम जो 34 तरामीम अपोजिशन ने पहले पेश की थी, जिस पर हुकूमत ये कहती थी कि अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है फैटफ वाली कानून साजी के मौके पर, अगर उसी वक्त ये तरामीम अपोजिशन की मान ली जाती तो शायद ये कंसल्टेशन प्रोसेस भी आसान होता और शायद हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर जावेद इकबाल साहब को तौसी देना आसान हो सकता था। आपकी नज़र में कहा नहीं जा सकता, ये पीडीएम का तो कुछ नहीं कहा जाता। पीडीएम तो चट एक तरफ और पट दूसरी तरफ, इस तरह की पीडीएम की सियासत रही है। और कभी मूवमेंट चलाते हैं, कभी मूवमेंट से बाज आ जाते हैं, फिर मूवमेंट चलाने का इंदिया देते हैं, फिर बाज आ जाते हैं। बयानात पे चल रही है वो अपोजिशन, पीडीएम वाली अपोजिशन। तो उसमें क्या कहा जा सकता है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। हालात बाहर जो मुल्क के बाहर हैं वो उसकी तरफ सोचना चाहिए। ये बहुत संगीन और गंभीर हालात हुए हैं। दाइश आपके दरवाजे पे, दहलीज पे वहाँ पहुँच गई है और दाइश दहशतगर्दी का सबसे बड़ी अलामत है। और हम सोच रहे हैं, हम गिनती कर रहे हैं कि जी जहांगीर तरीन के साथ कितने हैं, गिनती लंच पे कितने आए हुए थे, लंच पे क्या खाने कौन से थे और कौन नहीं आया, कौन आया। ये तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो कुछ अफ़गानिस्तान में होने जा रहा है और जो सारी दुनिया को हमने माइल करना है कि अफ़गानिस्तान में हो, और जो कुछ इस खित्ते में होने जा रहा है और जिस कदर प्रेशर दबाव अब चीन पे डाला जा रहा है, जिस कदर दबाव ताजिकिस्तान पे इस धमाके के इस बाद गुज़श्ता 2-3 दिन पहले के धमाके के बाद जो हुआ है, पड़ा है, उसके बाद अब ये सारा जो दबाव है, और दबाव सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका दबाव डाल रहा होगा या कोई बरतानिया डाल रहा होगा या यूरोप डाल रहा होगा, पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर से और हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिस तरह अफ़गानिस्तान के हालात हैं कि वो उनके मुज़ाकरात तो चल रहे हैं पर उनका प्रेशर जब उन पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो उधर से उन तालिबान पे दाइश का प्रेशर भी पड़ेगा। तो लेकिन साहब ये अभी जो हुकूमत ने ये तरामीम की हैं और इनका जब ये इतलाक़ होगा तो क्या ये मुख्तलिफ होगा उन तरामीम से जो अपोजिशन की तजवीज़ करदा थी, जिसको उस वक्त हुकूमत एनआरओ कह रही थी और फिर उन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया था? क्या इन तरामीम में कोई फ़र्क है जो उस वक्त अपोजिशन ने दी थी और जो अभी हुकूमत लेकर आई है इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए? नहीं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और बहुत कुछ तस्लीम कर लिया गया है। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ये ट्रक की बत्ती है। अच्छा। अब आपकी जो ये है
एहतसाब का अमल वो अब पॉज पे आ गया है। अब उस पर कोई इतना कुछ नहीं होना, आगे नहीं चलना। वो सब कुछ आराम आराम से सब कुछ इनके कंट्रोल में आ गया, मरियम के, नवाज शरीफ के। अब ये उस दायरे में नहीं आते जिस दायरे में इनको बहुत एकदम ख़तरा था। ये इन्होंने उसको डरा धमका के सारी नैब को पत्थर मार के कभी कुछ करके एक पॉज का बटन दबा दिया है। और इसलिए ये अब इतनी अहम बातें नहीं है। और क्या पीपल्स पार्टी के कुछ केसेस में भी रिलीफ मिल सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी, आसिफ अली जरदारी साहब को, खुर्शीद शाह साहब को? देखिए, खुर्शीद शाह से तो बहुत ज्यादती हो रही है। अगर वो, अब तो सारे सिंध में कहा जा रहा है कि अगर वो उसकी डोमिसाइल पंजाब की होती और पंजाब के वो जज होते उसे मिले हुए, तो उसको तो रिलीफ इस तरह मिलती जिस तरह हमजा शहबाज को मिली है, या जिस तरह रिलीफ लिए बगैर और कि बगैर किसी दबाव के फैसला हो गया है नवाज शरीफ का कि उसकी अपील फिलहाल डिसमिस की जाती है जब वो वापस आना चाहे। सोचो तो सही कैसा, जब वो एज एंड व्हेन ही डिसाइड्स टू कम बैक, उसकी अपील अगर उसके कहने पे दोबारा मेरिट्स पे खोली जा सके। यानी डिसमिसल तो कोई ना हुआ, ये तो कोई डिसमिसल ना हुआ। उनकी अपील, वो भाग गए हो मुल्क से, तब भी डिसमिस नहीं होती। और खुर्शीद शाह जो मुल्क में है, मुल्क से एक दिन के लिए नहीं भागा और वो फेस कर रहा है, उसकी बेल होती नहीं। और अब जो इस तरमीम के तहत तो बेल फिर से असर नौ शुरू होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, ट्रायल जज से। तो एक असर नौ का सफ़र उसका शुरू हो जाएगा। और जो बाहर बैठे हुए हैं वो मज़े कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब एहतसाब साहब, ये अपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमाओं को, खासतौर पर नून लीग के रहनुमाओं को जब रिलीफ मिलेगा तो फिर इस ऑर्डिनेंस को ये अपोज भी नहीं करेंगे, इसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जाएंगे और पार्लियामेंट में भी एक अलामती सा शायद सिर्फ एहतजाज हो, लेकिन दिल में तो खुश होंगे इस ऑर्डिनेंस के लाने से। वो दिल में खुश होना चाहिए जी। वो ये शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, बड़े बड़े नाम हैं इनके, और दिल में ज़रूर खुश होंगे। पर बहरहाल क्या करते हैं ये इस मामले में, एक्सटेंशन के मामले में या बिल के हक में वोट देने का, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये वही जानते हैं। लेकिन ऐसा सब कर क्या सकते हैं? कानूनी तौर पर इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? सियासी तौर पर क्या ऑप्शंस हैं? क्या इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ जाकर इसको एक कलअदम करवा सकते हैं? क्या पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पर अपोजिशन एहतजाज करे, हुकूमत पर प्रेशराइज करे, पार्लियामेंट से इसको पास न करवाने दे? इसकी मुद्दत 120 दिन की है। अगर इसके खिलाफ अदालत जाते हैं अपोजिशन वाले, तो अदालत में फिर मामले का तूल पकड़ सकता है। चंद दिन पहले इरफान कादिर साहब थे, साथ मेरे कायरा साहब भी थे। कायरा साहब ने कहा कि हम अदालत जाएंगे, लेकिन इरफान कादिर साहब ने उनको मशवरा दिया कि कायरा साहब आप अदालत ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एहतसाब साहब, कानूनी तौर पर आपका मशवरा क्या होगा अपोजिशन को? इरफान कादिर साहब किसके वकील हैं? मरियम बीबी के वकील हैं, नून लीग के वकील हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि तूल ना दो, तो वो तो जल्दी कोई मामला करवाना चाहते हैं ना। इससे तो बात निकल गई कि नून लीग तो जल्दी निपटाना चाहती है और इन्हीं शराइत पे जो कि पेश हो रही हैं उन्हीं पे ख़त्म कराना चाहती है। बाकी शोर डंडोरा उसने और कुछ पीटा हुआ है, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का पीटा हुआ है। अच्छा, और वो यही कहते हैं कि जी हम मियाद नहीं बढ़ाएंगे आर्मी चीफ की, नहीं बढ़ने देंगे, हम इसमें हक में वोट नहीं देंगे। और एक दिन पहले हुक्म आ जाता है लंदन से कि कोई भी पीछे ना रहे और सब के सब जाके और वोट डालो और नाश्ता भी वहाँ करो, और नाश्ते का एहतमाम करने का पार्टी वालों को कहा जाता है। इनका कुछ पता नहीं है, आखिरी दिन ये क्या करें। सही। तो इसका मतलब फिर एहतसाब साहब, ये 120 दिन के अंदर ही हुकूमत कामयाब हो जाएगी इसको पार्लियामेंट से पास करवाने में, या फिर 120 दिन के बाद ये ऑर्डिनेंस भी ख़त्म हो जाएगा और इसकी तरमीम भी कानूनी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी? ये क्या कहा जा सकता है? ये मुस्लिम लीग नवाज क्या करने वाली है, ये तो इस पर डिपेंड करता है ना। अगर वो साथ चलेगी तो वो
सब पास हो जाएगा, अगर मुखालफत करेगी तो दुश्वारी होगी पास होने में। पर अब ये उनका तो पता ही कुछ नहीं है। उन्होंने हर वक्त गुजरावाला की तकरीर आज कर सकते हैं, आज करते हैं। वो तो कहते थे कि किसी को मिलना ही नहीं, किसी को बात से बात ही नहीं करनी। सही। चलें ऐसा सब, ये पेंडोरा पेपर्स आया, उसमें काबीना के कई अरकान के नाम आए। हमें उम्मीद ये थी, लग रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनके इस्तीफे भी आ जाएंगे। वज़ीर आज़म ने एक कमीशन तो बना दिया, एक सेल बना दिया, लेकिन वो उन्हीं को रिपोर्ट करेगा, किसी का इस्तीफ़ा भी नहीं आया। तो माजी में जो एक एहतसाब का मंशूर और बयानियाँ लेकर आए थे इमरान खान साहब जब तक वो अपोजिशन में थे, अब उनके उसूल बदल गए, अब उनका रवैया भी बदल गया। आगे फिर क्या एहतसाब का बयानिया लेकर अगले इलेक्शन में अवाम के पास किस तरह से जाएंगे जब इस तरह से अपने लोगों को रिलीफ दे रहे हैं? तो इमरान खान के पास एक तारीखी मौका आया था, और इसका मैंने 2-3 मरतबा बड़े दर्दनाक अंदाज में कहा था। वो ये मौका था जो पेंडोरा पेपर्स थे। ये मौका था, एक मौका उसके पास इतना बड़ा आया था जिससे वो इलेक्शन में एक अपने नारे को कहता मैंने पूरा किया है, और मैं वादे के खिलाफ वादा खिलाफी नहीं करने वाला। बाकी इन्होंने मेरे पे बहुत दबाव डाला, बहुत बुरी, वो जो उसका एक नैरेटिव है, पूरा बयानिया है कि वो कीमतें ये छोड़ गए, कर्जे ये छोड़ गए, मुल्क को बदहाली में छोड़ गए। ये कीमतें वीमतें सब कुछ भूल जाना था लोगों ने। और इमरान खान को ये मौका था कि वो अपनों पे पहले बरसता, कुल्हाड़ी चलाता, और बाद में अपोजिशन की तरफ देखता। अपनों को तो एकदम अगर उसने निकाला होता है, आराम से महज़ब अंदाज में कहा होता कि जी आपका नाम आ गया है, आप इस्तीफ़ा दें, और अगर क्लियर हो गया तो आपको रख लेंगे पार्टी में, आप उनको रहने में देता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है, पर क्योंकि अब ये इल्ज़ाम ही है, कोई साबित तो नहीं हुआ, पर इल्ज़ाम ऐसा है और इस पर हमने पोजीशन ऐसी ले रखी है कि आपको मैं साथ नहीं रख सकता। और उसकी पार्टी के अंदर बहुत टैलेंट ऐसा है जो कि अनरिकग्नाइज जा रहा है। मैं समझता हूँ उनमें यंग वुज़रा बन सकते हैं। वो फैसल जावेद जो सेनेटर है, ये अच्छा एक निकल सकता है। ज़रा इसको अहमियत दें। चाहिए था कि एक ये मौका था कि अपनी यंगर लॉट को ऊपर लाता। यंगर लॉट जिसके साथ उसने अगले 15 साल 10-12 साल सियासत करनी है, वो उनको बनाता, उनको इस वक्त वजारतों में लाता, और ये बेशक बड़े आराम से जो एल्डर लॉर्ड जिनका नाम आ गया है, इनको कहता भाई आप घर बैठ जाएं, आप पार्लियामेंट में रहें, हम आप करें। और अगर ये करता, इसकी इतनी ज़्यादा बनती मॉरली हाई पोजीशन, ये अपोजिशन की तरफ देखता ही ना, अभी अपनों की तरफ देखता, और मॉरली इतनी हाई पोजीशन बन जाती कि कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता था, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ नहीं हो सकता था, कोई इसके खिलाफ साजिश वाजिश गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 और गेट नंबर 6, कोई गेट वेट से कोई साजिश नहीं हो सकती थी। ये इतना स्ट्रांग हो जाता है अगर ये स्ट्रांग मॉरल पोजीशन लेता, बट ये इसने मौका खो दिया है। 1-2 दिन का मौका और है। इसका एक और इशू जो सुन रहे हैं बना हुआ है, तो ये अगर ये इसको ये चाहिए कि ये करे, और यही बड़ा अहम एक इशू है जिसके बाद पाकिस्तान की कौम अगर इमरान खान ने अपने बंदों के ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया और सिर्फ लेता रहा नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, तो ये कौम जो एहतसाबी अमल है उससे बिल्कुल इसका यकीन हर वक्त के लिए ख़त्म हो जाएगा। सही। लेकिन एजाज साहब, अगर माजी में वो चीनी वाले मामले पे जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ एक्शन होता, या अभी ये पेंडोरा पेपर्स वाले मामले में मोनिस सिलाई से चूँकि उनका नाम उस लीक्स में आ गया तो उनसे तकाजा किया जाए इस्तीफ़े का, तो क्या इन तमाम चीज़ों के बाद हुकूमत रह सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है जो हुकूमत का नंबर गेम है वो तो बड़ा ही नाजुक है।
काफ लीग को अगर हुकूमत नाराज़ करती है या जहांगीर तरीन को माजी में नाराज़ कर देती तो ज़ाहिर है हुकूमत को फिर नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता था। देखो भाई, ये सियासत है, इसमें अगर हुकूमत ना रहती कुछ मामलात पे आपको हुकूमत को भी दाव पे लगाते हैं। हुकूमत रहती ना रहती आप यही मुद्दा लेके इलेक्शन में चले जाते। यही होना था ना कि असेंबली टूट जाती, नया इलेक्शन आ जाता। अगर ये होता कि असेंबली ना टूटती और आपको अक्सरियत सिर्फ टूटती और आप बैठ जाते अपोजिशन में, तो अपोजिशन में आप फिर दबाव उल्टा कर देते, किसी को चलने ही ना देते आप। यही तो मौका था। अब मेरा ख्याल है वो ये मौका अब ज़ाया कर चुका है। उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौका ये आया था, पेंडोरा पेपर्स। और पेंडोरा पेपर्स में अपने साथ जो लोग थे, भूल जाता है इस वक्त लगा क्या कहना है नवाज शरीफ के बारे में या पीपल्स पार्टी के बारे में, कोई करप्शन काम पे इल्ज़ाम लगाना सब भूल जाता। पहले अपनों पे बरसता और दुनिया को दिखाता कि मैं एक्शन लेने को तैयार हूँ और एक्शन लेता हूँ। उसके बाद अगर हुकूमत गिरती तो अपोजिशन में बैठ के बहुत ज़्यादा फाल होता। अगर हुकूमत असेंबली डिज़ोल्व होती तो उसका इलेक्शन का एक बहुत बड़ा नारा, और वो लोग महंगाई सब भूल गए होते। सही। लेकिन एजाज साहब, ज़ाहिर है जब ये आए हुकूमत में तो इनके मंशूर में तालीम और सेहत, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और इन पे कहते थे हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज हम देखते हैं कि जो सेहत की तालीम हासिल करने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो हर शहर की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, वो पीएमसी से परेशान है। ये पीएमडीसी से पीएमसी बनाई गई, आप 2009 में पीएमडीसी की टीम में रह चुके हैं। क्यों ये हुकूमत ने ये काम किया? और इस वक्त जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि पीएमसी से मामला नहीं संभल पा रहे, और जो कानून के लोग हैं, कुछ लीगल लोग हैं, कुछ वकला हैं, उनको पीएमसी का इस वक्त जिम्मेदार बनाया हुआ है। इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है हुकूमत को इस सिलसिले में? ये पीएमसी या गुड गवर्नेंस तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान के से कुछ हो सकती है। अब इतना वक्त ज़ाया करने के बाद अब ज़रा मुश्किल हो गया है। वो मेरा ख्याल है वो कॉम्पिटेंट है, वो इसमें एक वो हिम्मत है, ये तस्लीम करना पड़ेगा और करना चाहिए बगैर किसी झिझक के। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका। अब तो कीमतें, बेरोज़गारी, गवर्नेंस, ये सारे इश्यूज इसके इर्द गिर्द नाचते रहेंगे और बड़े देव कद होके नाचेंगे और ये बीच में घिरा हुआ होगा। एक इसको निकलने का जो मैंने आपको बताया, ये पेंडोरा पेपर्स ने एक इसको मौका दिया था, बहुत मौका दिया था। और इसके साथ टैलेंट है। ये टैलेंट वही नहीं है जिनके नाम आए हैं, वही टैलेंट नहीं है। इसके पास शिबली फराज हो जिसके साथ, और इस किस्म के लोग हो, नए हो, शफकत महमूद हो, वो अपनी कैबिनेट को कुछ रीशफल करता, दुनिया को दिखाता कि मैंने इतने वजीरों से इस्तीफे ले लिए हैं और मैं ये बैठा हुआ हूँ पार्लियामेंट में। अगर अब पार्लियामेंट हटाती है तो इसलिए हटा रही है कि अपोजिशन करप्शन के केसेस को में शफाफियत नहीं चाहती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पेंडोरा पेपर्स ये बड़ा मौका था हुकूमत के लिए कि अपनी साख इसमें बहाल करती है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमत के पास पेंडोरा लीक्स की सूरत में बड़ा बेहतरीन मौका था कि वो अपनी साख को बहाल करती। 24 घंटे के अंदर जो नाम पेंडोरा लीक्स में शामिल थे काबीना के अरकान के, उनसे इस्तीफे लिए जाते और फिर उनसे इस मुताल्लिक पूछगछ की जाती तो अवाम में हुकूमती साख किसी हद तक बहाल हो जाती, जो कि वो बढ़ती हुई महंगाई और बैड गवर्नेंस के जरिए खो चुकी है। अब इस पर हुकूमत का जवाब जानेंगे। एक ब्रेक के बाद जरताज गुल साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात हमारे साथ मौजूद होंगी और एतजाज़ अहसन साहब ने हुकूमत की कारकर्दगी पर जो सवालात उठाए हैं उन तमाम के जवाबात जरताज गुल साहिबा से जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात ज़रताज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले एतजाज़ अहसन साहब ने पेंडोरा लीक्स को हुकूमत के लिए बड़ा बेहतरीन मौका करार दिया था। तो ज़रताज साहबा से इसी हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ज़रताज साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो एतजाज़ साहब कह रहे थे पेंडोरा पेपर्स तो ये बड़ा बेहतरीन मौका था हुकूमत के लिए अपनी साख को बहाल करने का, लेकिन ना अभी तक कोई इस्तीफ़ा आया, ना अभी तक कोई कार्रवाई आगे हो सकी है। एक सेल तो बना दिया गया, बस वो अलामती तौर पर हुकूमत ने बना दिया और फिर वो बात आई गई हो जाएगी। थैंक यू अरबाब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पेंडोरा बॉक्स की जो भी लीक्स आई, और अभी तो उसमें से कभी गिनी चुनी चीज़ें सामने आई हैं, वो तो अभी बहुत बहुत फलंदे हैं। और ये पनामा केस की तरह जो है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दलेरी का मुजाहरा करके कहा है कि मैं ख़ुद इसके तहक़ीक़ात करूँगा और मैं वेलकम करूँगा, तो ऐसे में वज़ीर आज़म साहब ने जो इतना बड़ा एक कदम उठाया है, उन्होंने नैब के केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो FIA के हवाले किए, और किसी ने अगर टैक्स एवेजन की अपने ऑफिस को इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए जो एक सेल उन्होंने कायम किया है, ये सबसे बड़ा कदम है। और उसके जो तहकीकात होंगे वो तो सामने आ जाएंगी। कुछ लोग मेरे लिए सीनियर हैं और मैं उनकी बातों को कभी भी, या मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं डिसरिस्पेक्ट करूँ, लेकिन बेहतर तो ये कि अगर किसी ने अपनी साख बहाल करनी है तो वो बेहतर ये कि अपने 13 साल सिंध की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस करके अपनी साख बहाल कर दे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसकी दुनिया में, जिस तरह उन्होंने शान रसूल का मुकदमा लड़ा, मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा, कश्मीर का मुकदमा लड़ा, और अब जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के से जो इनखला हुआ है उसमें जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली लाड का है, मैं समझती हूँ कि दुनिया में भी पज़ीराई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और उनकी साख इंतहाई कमाल है, क्योंकि वो पुराने हुक्मरानों की तरह चोर नहीं है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, उनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस नहीं है, इवन पेंडोरा बॉक्स में भी वो क्लियर हैं। तो मैं समझती हूँ जिनको अपनी साख क्लियर करनी है वो बेहतर ये कि अपने 13 साल की सिंध की गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, जहाँ पे 6.5 मिलियन टन जो गंदम है वो चूहे खा जाती है, 12 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो जो है वो बोरियों में से जो गंदम की होती है उसमें से आटे के बजाय या गंदम के बजाय वहाँ पे मट्टी निकल आती है, और जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लड़काने के बारे में इनको ऑनरेबल जज ने फरमाया था सुप्रीम कोर्ट के कि डाइन भी अपना घर छोड़ देती है, साथ घर तो लड़काना तो फिर आपका सियासी किबला है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि इन्होंने 6000 का जो स्कूलों का डेस्क था वो खैर से माशाल्लाह से 29,000 में, कोटेशन 6000 की आई थी और उसको 29 से 39,000 में सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीद दिया था, और उसको CM जो सिंध थे उनके उसके ऊपर साइन मौजूद है, और उसमें भी 3 से 6 अरब की करप्शन हुई थी। पेंशनर्स के पैसे खा गए थे, कराची को गंज अदा कर दिया है, लड़काना को एड्स अदा कर दिया है, कुत्ते काटने की वैक्सीन वहाँ पे नहीं मिलती है। वफाक बैठ के कभी इनको जो है वो टिड्डी दल में इनकी मदद कर रहा होता है, कभी इनकी पेंडेमिक के अंदर मदद कर रहा होता है, कभी इनका आटा बहरान में मदद कर रहा होता है, कभी इनके कराची के नाले सफाई कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये कि साख जो है, नहीं मसाइल नहीं है, ये इनकी साख है, ये इनकी साख है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड था। ज़ाहिर खान साहब हमेशा डिमांड किया करते थे जब किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो वो पहले फ़ौरन इस्तीफ़ा दे, फिर तहकीकात हों, जब वो क्लियर हो जाए आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा किया भी है। बाबर अवान, आज़म स्वाति, अलीम खान, जब इन लोगों पर इल्ज़ामात लगे इन्होंने इस्तीफ़े दिए, अपनी पोजीशन को क्लियर किया, फिर अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस आ गए। तो ये पेंडोरा लीक्स वाले मामले पर क्यों खान साहब ने ऐसा नहीं किया? शौकत तरीन साहब से, मोनिस इलाही साहब से, फैसल वार्डा साहब से क्यों इस्तीफ़े की डिमांड नहीं की? ये तो ज़ाहिर है उनका उसूल हुआ करता था ये माजी में। देखिए अभी तो आपने खुद एग्जांपल दे दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो वाहिद गवर्नमेंट है जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जब उनके ऊपर केस कोर्ट के अंदर चला जाता है तो वो बजाय इसके कि नैब के कोर्ट्स के ऊपर या किसी कोर्ट के ऊपर पथराव करें या जमगटा लेकर हमला करें या गालियाँ देनी शुरू कर दें या जजेस को मिलाइन करना शुरू कर दें या कहें कि जी ये बुक से भरे हुए बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पहले अपने आप को क्लियर करके आते हैं। पेंडोरा बॉक्स के लिए उन्होंने अपनी एक सेल बना दिया है, वो उसके अंदर तहकीकात होगी। हम तो जब पनामा लीक्स आई थी हम तो बाकायदा कोर्ट के अंदर केस लेकर गए थे और उसमें जो प्री क्वालिफिकेशन होती है एक लीडर की कि वो सादिक और अमीन हो, उस कंडीशन के ऊपर आर्टिकल 162F के ऊपर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब पूरा नहीं उतरे थे। हर जगह उन्होंने तकरीर की, हर जगह उन्होंने बातें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो ज़राए नहीं दे सके जिसके वजह से उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं थी। तो 5 रुकनी जो एक बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उनको कहा था कि ये सादिक और अमीन नहीं है और सिसिलियन माफिया और तहयात उनके ऊपर सियासत में पाबंदी लग गई थी। लेकिन अब यही आवाम जब ज़रताज साहब एहतसाब का सवाल करेगी कि खान साहब का हमेशा से बयान ये रहा है कि एहतसाब वो ऐसा करेंगे जो गैर जानिबदार होगा, इदारों को मजबूत करेंगे, लेकिन नैब में कवानीन में जो ये तरमीम आप लोग लेकर आए हैं
अब ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए पहले तो ये तरमीम लाना और फिर इन तरमीम के ज़रिए इख्तियारात नैब के कम करना, जस्टिस राइट जावेद इकबाल को ही कंटिन्यू करवाना। अब ये 120 दिन की आपने मुद्दत ले ली, इससे नैब एज इदारा कमज़ोर नहीं होगा? आने वाले रेफरेंसेस का रास्ता रोकना मकसद था इस ऑर्डिनेंस का, किस मकसद के तहत इसको लेकर आए? अच्छा, एक तो ये कि जो नैब ऑर्डिनेंस में जो इस वक्त चेंजेस किए हैं, ये पूरी अपोजिशन इसके ऊपर ऑन बोर्ड थी। और ये जुलाई में पिछले साल जब फैटफ के कवानीन में या उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जब ये कानून आया था, मनी बिल आया था, और उसमें हम लोगों ने जो पूरी अपोजिशन थी उनके साथ बहुत बड़ी जो है एक बैठक की थी। और उसमें आपको पता है कि वो अपने नारों की खातिर जो है वो 39 में से 34 शिकों को चेंज करना चाह रहे थे। तो बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू इनके साथ इनके ऊपर बहस हुई है। कोई नई चीज़ नहीं है, अपोजिशन ये कभी भी नहीं कह सकती कि हमने इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया था, और इसके ऊपर अपोजिशन तमाम में एग्री थी। ये वही तरमीम है जो अपोजिशन ने तजवीज़ की थी उस वक्त, जिसको हुकूमत एनआरओ से ताबीर कर रही थी। ये उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे। जी जी, ये ऑन बोर्ड थे। नहीं, वो तो चाह रहे थे बिल्कुल टूथलेस कर दें। ये तो बड़ा सिंपल है। देखें, सेक्शन 4 में तब्दीली ये की है कि जो FBR के इश्यूज़ हैं, वो चूँकि FBR का इतना बड़ा इदारा मौजूद है, वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को FBR टैक्स एवेजन के लाज से FBR देखेगा और उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। सेक्शन 5 में जो तब्दीली की है वो बड़ी आसान है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वह एहतसाब अदालतें बहुत कम है या अदालतें बहुत कम हैं। तो जो ऑनरेबल सदर हैं, सदर मुमलकत हैं मुल्क के, वो सुप्रीम कोर्ट के आला जो जज हैं उनके साथ मिल के मशावरत के साथ जो है वो बहुत सारे नए जो कोर्ट्स हैं वो बनाएंगे। जजों की उम्र का तयन है, उनके जो रिमूवल है उसका भी तयन उसके अंदर मौजूद है। और ये तो बड़ी अच्छी, ये तो तमाम दुनिया पाकिस्तान में कहती है कि लोग कोर्ट्स के अंदर रुलते रहते हैं, आवाम की तादाद इतनी बड़ी हो गई है, जजेस की और कोर्ट्स की कमी है, तो लिहाजा कोर्ट्स बननी चाहिए। तो इसके ऊपर तो मुझे डिसएग्रीमेंट समझ नहीं आती कि इसमें हम नैब को किस तरह टूथलेस कर रहे हैं। तीसरी इसके अंदर जो सेक्शन है जिसके अंदर नैब ऑर्डिनेंस में सेक्शन 6 में चेंजेस की गई हैं, वो ये कि सदर मुमलकत जो है वो दोनों लीडरान हाउस के जो अपोजिशन लीडर होंगे और जो वज़ीर आज़म साहब होंगे जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी मशावरत से जो है वो नैब के चेयरमैन का तयन करेंगे। और अगर किसी उस पर नहीं पहुंच सकेंगे, किसी फाइनलाइजेशन नाम पे नहीं पहुंच सकेंगे, तो एक 6 रुकनी कमेटी होगी जिसमें अपोजिशन के और इसमें गवर्नमेंट के मेंबरान होंगे, उसका तयन करेंगे। इन द मीन वाइल जब तक किसी नाम के ऊपर वो नहीं होता है, फाइनल नहीं होता कोई नाम नैब के चेयरमैन का, तो जो पिछला नैब का चेयरमैन होगा वो ट्रांजिशन पीरियड में कंटिन्यू करेगा। लेकिन सरताज साहब ये जो तरमीम अभी आप पढ़ रही हैं, ये इस तरमीम पर तो आपने अपोजिशन को नहीं ऑन बोर्ड लिया, खासतौर पर जस्टिस राइट जावेद इकबाल साहब की तैनाती के लिए कि वो उनको एक बार और तैनात किया जा सकता है या ये ऑर्डिनेंस उनके लिए लाया जा रहा है। इस पर तो अपोजिशन से ना कोई कंसल्टेशन हुई, ना कोई दावतनामा अपोजिशन की तरफ गया कि आए हमसे डायलॉग करें, बात कर लें वक्त से पहले। मुद्दत उनकी खत्म हो गई, ऑर्डिनेंस भी आ गया, अपोजिशन तो इस पर एहतजाज ही करती रही, उनसे कोई भी बात नहीं हुई। अच्छा, पहले तो अरबा में आपको ये बात बता दूं कि आइन का जो आर्टिकल 89 है ना, वो सदर मुमलकत को इजाज़त देता है कि आप ऑर्डिनेंस लेकर आएँ। पाकिस्तान में जब से आइन बना है वो हज़ारों जो है वो कवानीन में ऑर्डिनेंस आए हैं। और इसमें उसकी तशरीह ऐसी है ना कि जब पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो सकता, उन्हें बुलाया जा सकता हो, हालात कुछ ऐसे हों, उन मखसूस हालात के तहत ऑर्डिनेंस लाया जाता है। लेकिन यहाँ तो बड़े रूटीन के नॉर्मल हालात थे और नॉर्मल हालात में ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। 64 ऑर्डिनेंस अब तक आपकी हुकूमत ला चुकी है। हालात भी मैं भी अरबाब मैं पहले आपको अरबाब हालात बता दूं कि जो 11 सालों में PMLN और PP का पिछला दौर था उसमें 135 ऑर्डिनेंस आए हैं और 2009 में अकेले में 64 ऑर्डिनेंस आए हैं। तो आइन हमें इजाज़त देता है कि हम ऑर्डिनेंस लेके आएँ, लिहाजा इसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और हमारी मेजॉरिटी है, हम उसको जो है वो हाउस से वो करवा लेंगे, पास करवा लेंगे। अब जहाँ तक आपने ये कि अगर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हों, मेरी बात सुने, आप जब कोई बंदा कत्ल कर रहे हैं, आप कातिल से पूछेंगे कि आपने कौन सा जज करना है? आप बताएं मुझे अरबाब। लेकिन वो जब कत्ल साबित हो जाए और कत्ल करते हुए किसी ने देखा हो और वो साबित कर सकता हो, आप कातिल से पूछेंगे। वाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें FIA ने इनसे सवाल पूछा है कि आपने 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो की है, वो सवाल उनका जवाब ये है कि मैं सियासत में बिजी था, मेरे बच्चों से पूछे। बच्चे कहते हैं, हमजा शहबाज कहता है कि मेरे अकाउंट में अरबों डॉलर आ गए हैं लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं सियासत में बिजी था। 7 अरब की इनसे नैब ने सवाल पूछा है कि ये आपके पास पैसे कहाँ से आए। TT स्कैंडल आपको बड़ा अच्छी तरीके से पता है। 14 चपरासियों के ज़रिए जो है वो
अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है जहाँ पे 16 अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन बैंक की और गवाह मौजूद हैं और वो सारे वादा माफ गवाह हैं। अब कोर्ट जो इसका फैसला करेगी तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक और भी कानून मौजूद है जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इस नैब के चेयरमैन ने या नैब के चेयरमैन ने चूँकि यहाँ पे जो केसेस हैं उनको देखा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मॉरल अथॉरिटी के लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कानून के मुताबिक जो है शहबाज शरीफ इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं। बाकी उनको तो खुद स्टेप डाउन होना चाहिए। बाकी जो हमने आर्टिकल 4, 5 और 6 के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं और ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि ना ऑर्डिनेंस मावराए कानून है आइन के मुताबिक है और ना ये सेक्शन 4, 5 और 6 में जो चेंजेस हैं ये कोई मावराए कानून है। ये तीनों के तीनों बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके ऊपर पिछले साल जो है वो जुलाई के अंदर पूरी कवानीन जो है वो इनसे डिस्कस हुए थे। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये ज़ाया करे वक्त और ये आके कोर्ट्स को गालियाँ देनी शुरू कर दें और जो उठक बैठक और डाइस का गिराव और जो स्पीकर साहब से बदतमीज़ी जिस तरीके से अपोजिशन करती हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ये फिजिबिलिटी है कि पार्लियामान में आके इस तरीके से बिल पास होंगे, तो देखें सिंपल सी बात है, हमारे पास 178 वोट हैं, मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, दैट इज़ डेमोक्रेसी। हम आइन भी लेकर आएंगे, हम तरमीम भी करेंगे, ये हमारा राइट है। ठीक है, चलिए आइन राइट देता है कि सदर मुमलिकत किसी वक्त ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। बहुत आज गुल साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी और हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई जारी है, लेकिन इस वक्त अपोजिशन से बड़ी अपोजिशन हुकूमत के लिए महंगाई की सूरत में मौजूद है। और अभी पिछले ही महीने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने पूरी कौम को एक खुशखबरी सुनाई थी कि आवाम को अब चीनी सस्ती मिलेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम कीमत पर चीनी मिलने की तारीख भी बताई थी। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा सुनिए। चीनी के ऊपर हमने कल नोटिफाई कर दिए हैं 89 रुपीज़ 75 पैसे पर किलो होगी, या तकरीबन मतलब 90 समझे। और उस पर जो हमें कॉस्ट आ रही है, क्योंकि हम इनको इंपोर्ट भी कर रहे हैं, वो हुकूमत खुद उठाएगी, वो सब्सिडी उठाएगी, तो आपको 90 रुपए पे चीनी मिलेगी। तो मुल्क में चीनी की 89 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो पर फ़रोख्त के हुकूमती दावे अब हवा हो गए हैं और मुल्क में चीनी 90 तो क्या 100 रुपये फ़ी किलो में भी इस वक्त नहीं मिल रही है। हुकूमत 16 जुलाई 2021 से अब तक 3 बार चीनी की सरकारी कीमत मुकर्रर कर चुकी है, लेकिन अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपये 75 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद भी मार्केट में चीनी इस वक्त 115 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। हुकूमत ने सरकारी निर्ख पर चीनी फ़रोख्त न करने पर कार्रवाई का भी ऐलान कर रखा है, लेकिन चीनी के रेट कम होने का नाम फिर भी नहीं ले रहे। खुद वज़ीर आज़म कई बार चीनी की बढ़ती कीमत का नोटिस ले चुके हैं, लेकिन हर नोटिस के बाद चीनी की कीमत बढ़ती चली गई। चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है, इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूं। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। कीमत बढ़ने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म ने कमीशन बनाया, लेकिन उसके बाद कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफा हो गया। कमीशन की रिपोर्ट सामने आई और वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत में कमी का यकीन कौम को दिलाया, तो चीनी की कीमत बढ़ गई। क्या कहना था इस मौके पर वज़ीर आज़म का, ये सुनिए। तो विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची वालों के लिए सरकारी निर्ख के मुकाबले में चीनी सबसे ज़्यादा महंगी है, जहाँ चीनी की फ़ी किलो कीमत 115 रुपये तक है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत 110 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। हैदराबाद, पिशावर, लाड़काना, भावलपुर और बन्नू में यही चीनी 108 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सियालकोट में चीनी की कीमत इस वक्त 107 रुपये है। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 106 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा सरगोदा, गुजरावाला, सक्खर और खुजदार में इस वक्त चीनी की कीमत 105 रुपये किलो तक मौजूद है। और न सिर्फ चीनी इस वक्त आवाम को महंगी मिल रही है, बल्कि जो दीगर अशिया सर्फ हैं वो भी महंगी से महंगी होती जा रही हैं। लेकिन ऐसे मौके पर हुकूमत हमें ये बताती है कि मौशी तौर पर मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न है, मईशत मुस्तहकम हो रही है। वो कि हम देख रहे हैं कि डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, रुपए की कदर गिर रही है, स्टॉक मार्केट भी नीचे से नीचे आ रही है। एक ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और तहरीक-ए-इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, मुल्क के मुआशी हालात उसके लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। मईशत को कैसे चलाना है, गिरती हुई मईशत को कैसे ऊपर लेकर जाना है, इसके लिए वो अब तक 4 बार वज़ीर ख़जाना भी तब्दील कर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल अभी भी जूं की तूं है। हुकूमत मुल्क की मईशत को बूस्ट करने के दावे कर रही है, आम आदमी की इनकम बढ़ने की बात भी की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद
पाकिस्तानी रुपए की कदर भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एक हफ्ते से स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी का शिकार है और 100 इंडेक्स में 6 माह की कम तरीन सतह पर हमने पहुंचता हुआ उसको देखा है। मुल्क पर कर्जों का बोझ भी मौजूदा हालात में बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में भी आने वाले दिनों में मजीद इजाफा हो सकता है, जिससे मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन हुकूमत और हुकूमती वज़रा की नज़र में ये सब गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से हो रहा है, जिन्होंने अरबों डॉलर्स के कर्जे लिए थे। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब साबका हुकूमतों के कर्जों की वजह से मुल्क मुश्किल में है, तो फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए लिए गए कर्जों की वजह से मुल्क में खुशहाली कैसे आ सकती है और मुल्क के मौशी हालात अब किस तरफ आगे आने वाले, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। आरिफ हबीब साहब मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आरिफ हबीब साहब, इस वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल, स्टॉक मार्केट को हम देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रही है। हम आमदनी बढ़ाने की बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की जो मुश्किल है वो सबके सामने है। फिर हम डॉलर की कीमत को देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में किस हद तक जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में मौशी चैलेंजेस आप मजीद देख रहे हैं इस हुकूमत के लिए आरिफ साहब? देखिए, एक तो ये है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स है और एक आम लोगों की इकोनॉमिक्स है। आम लोगों के ऊपर तो जो है वो महंगाई का बोझ रहेगा, इसलिए कि वो महंगाई इम्पोर्टेड महंगाई है। क्योंकि अगर 35-40 डॉलर का ऑयल जो है वो 82-83 डॉलर हो जाएगा, अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है वो स्टील की बढ़ जाएंगी, कोयला की बढ़ जाएंगी, वीट और शुगर की बढ़ जाएंगी, तो जाहिर है उसका असर जो है वो यहाँ कीमतों पर आना लाजमी है। अब उसका हल ये है कि लोगों की इनकम को जो है वो बढ़ाया जाए, तो वो चीज़ जो है वो पॉसिबल है। और उसमें यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ग्रोथ रेट को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और उनको अच्छे जो है वो वेजेस मिले। और ज़ाहिर डिमांड होगी तो फिर उनकी सैलरीज में भी जो है वो इजाफा होगा। और इस तरह जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें कमोडिटी प्राइस बढ़ने की वजह से और बेहतर प्रोडक्शन की वजह से वहाँ जो है वो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज गए हैं, पैसे जो है गए हैं, टूरिज्म में गए हैं, आईटी में जो है वो गए, लेकिन शहरी जो सैलरी क्लास लोग हैं उनके ऊपर ज़रा जो है बोझ है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, ज़ाहिर है उसके जो रेवेन्यूज़ हैं, FBR रेवेन्यूज़ में खातिर इजाफा हुआ है। और लेकिन चूँकि ये ग्रोथ के बढ़ने की वजह से इंपोर्ट बढ़ी हैं, और इंपोर्ट बढ़ी हैं तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट पे उसका प्रेशर है। सही। और करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करने के लिए ज़रा इंपोर्ट को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ इक़दाम देना। आरिफ साहब, इस पूरी सूरत हाल में जॉब्स क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है और ये हुकूमत किस हद तक जॉब क्रिएट करने में कामयाब हुई है? अभी 3 रोज पहले फवाद चौधरी साहब का बयान आपने भी सुना होगा कि 1 करोड़ नौकरियों से ज़्यादा बात आगे निकल गई है, वो ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है, जॉब्स क्रिएशन हुई है इस हुकूमत में? आई थिंक ये यानी जितनी कि हमारी पाकिस्तान में जो है वो डिज़ायर होगी वो तो नहीं है, लेकिन उसमें बेहतरी के आसार हैं। उसमें बेहतरी के आसार जो है वो यूँ हैं कि टेक्सटाइल सनत के अच्छा होने की वजह से, सीमेंट के जो है वो में प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होने की वजह से, स्टील में प्रोडक्शन बेहतर होने की वजह से जो है वहाँ जो है वर्कर्स की डिमांड में इजाफा है, एग्रीकल्चर अच्छा होने की वजह से। लेकिन और इस तरह कंस्ट्रक्शन में जो है लेकिन उसके कोई हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ही साइंटिफिक तरीके से नंबर्स जो है वो सामने नहीं आते, कि जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ जो है वो उसको तरीके से जो है शुमार कर रही होती है। बट ये है कि ये कंसिस्टेंटली अगर हम जो है वो बेहतर करते रहेंगे और सही ट्रैक पे रहेंगे तो ये अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो सकता है। सही, लेकिन आरिफ साहब ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई के जो चंद फैक्टर्स हैं उसमें एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी है, वो तो चलें ज़ाहिर पाकिस्तान के कंट्रोल से, इस गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। लेकिन जो डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, जो पाकिस्तानी रुपी डी वैल्यू हो रहा है, ये इसमें क्या फैक्टर्स हैं? इस पर क्यों कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही? स्टेट बैंक या वजारत ख़जाना इसमें क्यों मुकम्मल नाकाम नज़र आ रहा है? इसमें आई थिंक इनका कंट्रोल का रोल नहीं बनता है, क्योंकि अभी जो नया IMF एग्रीमेंट के तहत ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। तो ज़ाहिर है जब ये इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी तो डॉलर की मांग में इजाफा होगा। फिर अभी जो अफ़गानिस्तान का जो इवेंट हुआ है उसमें भी डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान से भी डिमांड की वजह से जो है
उसमें मांग बढ़ी और फिर डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ी है। तो उसमें ज़रूरत यही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, और ये अफ़गानिस्तान में जो डॉलर की स्मगलिंग है उसको रोका जाए, तो फिर जाके इसमें इस्तेहकाम जो है वो देखा जा सकता है। सही। आरिफ साहब, ज़ाहिर है IMF का प्रेशर ये भी है कि बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ाए जाएं, टैक्सेस की शरह भी बढ़ाई जाए, तो पहले ही महंगाई तले ये तो आवाम बड़ी पिस रही है। अगर ये IMF की इन शराइत को मिनो अन हुकूमत तस्लीम कर ले तो फिर तो मज़ीद बोझ आवाम पर पड़ जाएगा। ये इसको कैसे, इस सूरत हाल को, इस चैलेंज से निपटा जाएगा? आई थिंक उसमें भी गवर्नमेंट के पास मुझे चॉइस कम लगती है, इसलिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्यूल कॉस्ट है, जैसे मैं आपके जो है वो गैस की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ गई है, कोल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, तो उससे जो बिजली बनाने की लागत है उसमें इजाफा जो है वो होगा। तो अब तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है कि एक ये प्राइस पास ऑन करके इस मामले को जो है वो ठीक करे, या फिर सब्सिडी दे। तो वो सब्सिडी अगर जो है वो देती है तो फिर खजाने पे बोझ जाता है। इसी तरह जो उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ने की वजह से जो पेट्रोलियम लेवी में जो है कमी आई है, पेट्रोलियम लेवी में उन्होंने जो 600 बिलियन रुपीस का बजट रखा था वो उस महंगाई की वजह से वो पास ऑन नहीं कर सके हैं। तो IMF ये कहती है कि भाई आप ये वाला जो अमाउंट है उसको दूसरी जगह से जो है वो पूरा करें टैक्सेस, ताकि आपका जो बजट का पूरा जो तखमीना है वो पूरा हासिल जो है वो हो सके। तो मेरी नज़र में जो है वो हमारी टीम डेफिनेटली उनसे बात करेगी IMF के साथ, और वो कोशिश करेगी कि इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिफर्ड वे में डील किया जाए, एक साथ जो है वो न बढ़ाया जाए। और इनकी कोशिश होगी कि जो है वो इंसिस्ट करेंगे कि एक साथ बढ़ाए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी आपस में जो है वो अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम के पास जो है वो जो है वो ऑप्शंस कम है। अच्छा, ऑप्शंस कम है तो उनको ये है कि बात माननी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि ये भी एक बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब बिजनेस आइकॉन हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि एक आम आदमी इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में मुआशी मैदान में कुछ कामयाबियां हासिल करके एक आम आदमी पर बोझ कम कर सकेगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।